परी लोक में हड़कंप मचा था। चारों तरफ लोग दौड़ रहे थे और हड़कंप मचे भी क्यों ना। रानी परी की दुलारी बेटी माधवी परी पिछले 12 घंटे से गायब थी। आखिरी बार उसको परीलोक के बगीचे में तितलियां पकड़ते हुए देखा गया था। आखिर माधवी परी गई कहाँ? मुझसे बिना पूछी तो वो कहीं नहीं जाती। उसकी सहेली ईवा परी कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे। पहरेदार भागते हुए ईवा परी के महल पहुँचे और ईवा परी को रानी परी का आदेश सुनाया। मैं तो पिछले 3 दिनों से बाहर ही नहीं निकली। मेरे पैरों में चोट लगी थी, इसलिए मुझे सचमुच नहीं पता कि माधवी परी कहाँ गए। आप एक बार रानी परी के पास चलकर उन्हें सारी बातें बता दीजिए, वरना हमारी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। ईवा परी ने जाकर रानी परी को सब कुछ बताया। पिछले कुछ दिनों में क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जो असहज रहा हो? रानी परी, एक बार माधवी परी मुझसे पृथ्वीलोक के किसी अद्भुत बगीचे के बारे में बता रही थी। उसका कहना था कि वैसा बगीचा पूरे परीलोक में कहीं नहीं है और जब वो 17 साल की हो जाएगी तब एक दिन उस बगीचे में जरूर जाएगी। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो उसका 17वां जन्मदिन गया है। कहीं वो पृथ्वीलोक ही तो नहीं चली गई। लेकिन उसका कहना था कि वो पृथ्वीलोक जाते समय आपको बताकर ही जाएगी। कहीं उसको अद्भुत बगीचे को दिखाने का लालच देकर कोई उठाकर तो नहीं ले गया। ठीक है, तुम जाओ, मुझे सोचने का वक्त दो। रानी परी अपने कक्ष में गई। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने क्रिस्टल बॉल सामने रखकर मंत्र फूंका तो देखती है कि माधवी परी पृथ्वीलोक के खूबसूरत बगीचे में हथकड़ी पहने परेशान मुद्रा में बैठी है। आंखों से गिरने वाले आंसू गालों को भिगो रहे हैं। ओहो, तुम्हें किसने फुसला लिया मेरी बच्ची? आखिर कैसे वहाँ पहुँच गई? कौन ले गया तुझे? मैं कैसे ले आऊं तुझे? मुझे अतिशीघ्र पृथ्वीलोक जाना होगा। अगर मैं अपनी बच्ची का पता ना लगा पाई तो लोगों का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। रानी परी पृथ्वीलोक जाने के लिए अपने उड़न खटोले पर बैठ गई। जब वो उस अद्भुत बगीचे के ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि बगीचे के चारों ओर राक्षसों का पहरा था। उड़न खटोले को पहाड़ी पर ही छोड़ देती हूँ और मैं कोए का रूप धारण कर लेती हूँ। इतना कहकर परी ने कोए का रूप धारण कर लिया। वो उड़ते हुए बगीचे के एक पुराने वृक्ष पर जा बैठी। तभी उसने 2 राक्षसों को बात करते हुए सुना। अगर इस परी को हम छोड़ देते तो ये हमारे ठिकाने के बारे में सबको बता देगी। अच्छा होगा कि इसे आज ही खत्म कर दिया जाए। इतना सुनते ही रानी परी तिल मिला उठी और उसने उन राक्षसों के ऊपर पेड़ की मोटी टहनी गिरा दी। खुद माधवी परी के कक्ष में चली गई। वहां जाकर उसने अपना परी रूप धारण कर लिया और माधवी परी की हथकड़ियां जल्दी से खोलकर उसे तोता बना दिया। जाकर पुराने वृक्ष पर बैठो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। माधवी परी तुरंत उड़कर पुराने वृक्ष पर जा बैठी। उसके पीछे पीछे रानी परी भी कोए के रूप में उसी डाली पर आकर बैठ गई। यही बैठो, देखते हैं ये राक्षस तुम्हें तुम्हारे कक्ष में ना पाकर आगे क्या करते हैं। उनको वृक्ष पर बैठे बैठे शाम हो गई, पर उन दोनों राक्षसों को होश नहीं आया। तभी उन्होंने देखा कि एक मोटा तगड़ा राक्षस दनदनाता हुआ बगीचे में दाखिला हुआ। उसकी हुंकार सुनते ही दोनों राक्षस उठ खड़े हुए। महाराज, हम तो पहरा दे रहे थे, पर अचानक इस पुराने वृक्ष की डाल टूटकर हमारे ऊपर गिर गई और हम अचेत हो गए। जाकर देखो, परी कहीं गायब तो नहीं हो गई। दोनों राक्षस दौड़ते हुए उस कक्ष में गए जहां परी को कैद किया गया था, पर वहां परी का नामो निशान नहीं था। दोनों मुंह लटकाए हुए वापस आ गए। तुम दोनों जाकर देखो कि वो परी कहाँ गई। अभी शायद ज्यादा दूर नहीं गई होगी, पकड़ कर ले आओ उसे। दोनों राक्षस पहाड़ी पर पहुंचे तो अरे ये देखो, लगता है यहाँ परीलोक से कोई उड़न खटोला आया था। उसके आने और जाने के पूरे निशान दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई आया था और वो ही परी को छुड़ा कर ले गया, पर हम तो सारे समय वहीं पहरेदारी कर रहे थे, हमें कैसे पता नहीं चला। परियां जादू जानती हैं, कुछ ना कुछ तो उपाय किया होगा उन्होंने, तभी हमें कानों कान भनक नहीं लगी उनके आने की। अब महाराज हमें कच्चा चबा जाएंगे।
जो भी हो, चलकर महाराज को तो बताना ही होगा कि हमारे इस अद्भुत बगीचे पर परियों की नजर पड़ चुकी है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और जाना होगा। दोनों जब बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अद्भुत बगीचा अंधकार में डूबा हुआ था। रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिर्फ दक्षिण दिशा से कुछ आहट सुनाई पड़ रही थी। हम अंदर कैसे जाएं? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जरा अब मैचिस जलाओ। माचिस जलाते ही बगीचे में उन्होंने जो कुछ देखा वो अत्यंत हैरान करने वाला था। जिस परी को उन्होंने कैद किया था वो अपने दल के साथ बगीचे के खूबसूरत झूलों पर मस्ती से झूला झूल रही थी और महाराज जमीन पर रस्सियों से जकड़े हुए अपनी रिहाई की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रहे थे। अगर हम महाराज को बचाने के लिए बगीचे के भीतर जाएंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो उनका हुआ है। हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। तभी अचानक उनके सामने ऊपर से एक जाल आकर गिरा जिसमें वो दोनों ही फंस गए। हमें छोड़ दो, हमने किया क्या है? हमारा कोई दोष नहीं है। हमें जो आदेश मिलता है हम वही करते हैं। तुम सबके साथ यही होना चाहिए। तुम लोग आदमजात पर राज करते करते परियों के देश में भी अपना पैर पसारना चाह रहे हो। अब भुगतो। तुम्हें पता है हमारी माधवी परी कितना डर गई है। हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन परियों ने उनकी एक न सुनी। तीनों राक्षस रस्सियों से बंधे हुए थे और बड़ी ही बेरहमी से घसीटते जा रहे थे। उनके शरीर से जगह जगह से खून बह रहे थे। हम ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे, हमें क्षमा करो। क्या तुम लोग किसी को क्षमा करते हो? एक बार जो तुम्हारे चंगुल में फंस जाता है क्या वो भी आजाद हो पाता है? इतना खूबसूरत बगीचा है पर उसके पीछे हड्डियों का पहाड़ तुम लोगों ने ही बनाया है ना? बस हमें आखिरी मौका दे दो। अगर तुम लोग ये बगीचा छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाने का वादा करो तो हम रानी परी से तुम्हारी सिफारिश कर सकते हैं। पर हम जाएंगे कहाँ? काली पहाड़ी के पीछे जो जंगल है उसमें जाकर रहो। वहाँ तो सिर्फ जानवर ही रहते हैं। आदमजात की पहुंच से परे भी है। परी रानी, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। काली पहाड़ी के जंगलों में तो दिन में भी अंधेरा रहता है, हम मर जाएंगे। तब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग अब चलते हैं। तुम लोग की यही सजा है। नहीं नहीं, हम शीघ्र ही यहाँ से चले जाएंगे। आप हमें इस सजा से मुक्त कर दीजिए। तुम में से कोई कल से यहाँ दिखना नहीं चाहिए। पूरा बगीचा साफ सुथरा दिखना चाहिए। हम कल फिर आएंगे। परियों ने उनकी रस्सियां खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कर दिया और परीलोक की तरफ उड़ गई। राक्षस भी इतनी बुरी तरह घायल हो गए थे कि उन्हें यहाँ से जाने में भलाई दिख रहा था। बहुत भारी पड़ गया एक परी का अपहरण करना। उसी के कारण हमें अपना ये खूबसूरत बगीचा भी छोड़ना पड़ रहा है। जल्दी भागो, मुझे तो बार बार परियों का रौद्र रूप याद आ रहा है। कितनी कठोरता थी उनके आचरण में। गलती तो हमारी ही थी ना, हमें अभी निकलना होगा। कुछ दिनों के बाद अद्भुत बगीचा राक्षस खाली करके जा चुके थे। परीलोक से आई सभी परियां उस बगीचे में झूला झूल रही थी। रानी परी मुस्कुराते हुए माधवी परी को निहार रही थी। मंजरी माँ के पास ही बैठी थी जब सुमन ने आकर बताया कि अगले हफ्ते से सामने वाली खाली मैदान में मेला लगने वाला है। मंजरी का दिल खुशी के मारे तेजी से धड़कने लगा। वो भागती हुई अपनी बड़ी बहन नीरजा के पास गई। दीदी दीदी, तुम्हें पता है हमारे घर के सामने वाली खाली मैदान में मेला लग रहा है। क्या सच? तब तो बड़ा मजा आने वाला है। तुम्हें याद है पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी? हाँ दीदी, इस बार भी डांस के प्रोग्राम होंगे ना, हम भी देखेंगे। पिछले बार हमारे पास टिकट के पैसे नहीं जुटे थे, इस बार हमें पहले से ही पैसे इकट्ठे करके रखने होंगे। दोनों बहनों ने मेले में जाने के लिए ढेर मंसूबे सजाए। दीदी, मैं जरा कविता के घर से आती हूँ, पता तो चले कि खबर सच्ची है कि झूठी। वैसे किसने बताया तुम्हें? जानकी, जो कविता के घर में बर्तन धोती है, उसकी बेटी सुमन ने। तब तो जरूर कविता के यहाँ जाओ, सामने वाली जगह उन्हीं लोगों की तो है।
उनके पिताजी ने अगर मैदान में मेला लगाने की अनुमति दे दी होगी तो कविता को जरूर पता होगा। अभी जाऊं? देख लो, अम्मा जाने दे तब ना। मैं कविता से कॉपी लेने जा रही हूँ। इतना कहकर मंजरी कविता के घर चली गई। अरे मंजरी, तुम इतनी सुबह सुबह, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तू बता, क्या खबर है? कुछ नहीं, दरअसल साल की तरह इस बार भी सामने वाले मैदान में मेला लग रहा है ना, तो लोगों का आना जाना बहुत बढ़ गया है। मुझे तो पढ़ने का समय ही नहीं मिल रहा है। परीक्षा के लिए तेरी तैयारी हो गई क्या? वाकई? हाँ, हर साल ही तो लगता है। इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेले में बहुत मजा आएगा। पिछली बार हमने कितनी मस्ती की थी ना। हाँ, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद मंजरी कविता के यहाँ से चली आई। कहाँ गई थी? माँ, बताया तो था कि कविता से कॉपी लेनी थी। और कॉपी कहाँ है? उसकी कोई सहेली ले गई। मंजरी, देखो, तुम दोनों बहनों को पढ़ने के लिए ही मैं यहाँ शहर में बैठी हूँ, वरना तुम्हारे पापा के घर से चले जाने के बाद मेरा यहाँ दम घुटता है। तुम दोनों की जिम्मेदारी ना होती तो मैं भी किसी पाखर तालाब में डूब मरती। क्या सोचकर वो चले गए? माँ, इसमें इतनी दुखी होने की क्या बात है? हम दोनों ही पढ़ाई करते हैं, वैसे भी हम कहीं नहीं आते जाते। माँ बड़बड़ाती हुई मशीन पर सिलाई करने बैठ गई। तब तक नीरजा भी अपना चश्मा ठीक करते हुए आ गई। क्या हुआ? यहाँ का माहौल इतना गमगीन क्यों है? कुछ नहीं, माँ सिर्फ हमारी वजह से इस अजनबी शहर में बैठी है, वरना। बस समझ गई मैं। क्या हुआ, कुछ पता चला? खबर पक्की है, मेला लग रहा है। दीदी, हम किसी बहाने से 2-3 दिन की छुट्टी ले लेते तो अच्छा रहता ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेला तो शाम को लगेगा। तब तक तो हम आ ही जाते हैं। समस्या सिर्फ माँ की ही है। वो हमें मेले में जाने की अनुमति देंगी कि नहीं? हमारे पास कुछ पैसे है ना, उसी से काम चल जाएगा। हमें सिर्फ चाट वाट ही तो खाना है। चल, माँ की कपड़े सिलने में थोड़ी मदद करते हैं। वो खुश हो जाएगी तो शायद हमें मेला दिखाने खुद ही लेकर जाए। मेला तो 1 महीने तक लगेगा। अगले हफ्ते ही मेला लग गया। मोहल्ले के सारे बच्चे, युवक और बूढ़े बहुत उत्साहित थे। माँ, चलो ना, मेला देखने चलते हैं। हम कुछ नहीं मांगेंगे। देखो ना, कहीं जलेबियाँ बन रही होंगी तो कहीं कठपुतली का नाच हो रहा होगा, कहीं काला जादू हो रहा होगा तो कहीं दुकानों पर तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े सजे होंगे। नीरजा को साथ लेकर चली जा, मुझे कपड़े सिलकर देने हैं। बस सावधानी से जाना। ओफो माँ, थैंक यू। दीदी जल्दी चलो, माँ ने जाने की अनुमति दे दी है। मंजरी और नीरजा फटाफट तैयार हो गई और मेला देखने चली गई। दोनों बहनें अपने साथ बचाए हुए पैसे लेकर चली गई। अभी वो लोग मेले में पहुँचे ही थे कि दीदी वो देखो, वो रही परी की मुकुट वाली जगह, जहाँ हमने पिछली बार परी का मुकुट देखा था। चलो उधर ही चलते हैं, शायद इस बार भी परियां वहाँ आई हो। दोनों उस कोने पर गई तो एक दुकान के बाहर एक परी की मूर्ति लगी थी, जिसके सर पर बिल्कुल वैसा ही मुकुट था जो पिछली बार उन्हें मिलते मिलते रह गया था। काश ही सचमुच की परी होती तो हमारे दिल की सारी बातें जान लेती, हमारे भी अच्छे दिन आ जाते। तभी मंजरी को लगा कि परी ने अपनी पलकें झपकाई। दीदी, मुझे लग रहा है ये सचमुच की परी है। देखो ना, कैसे पलकें झपका रही है। तब तक परी के शरीर में थोड़ी हरकत हुई। मेरे सिर पर जो मुकुट है उसे उतारकर मेरी मूर्ति के चारों तरफ घुमाकर फिर पहना दो। परी ने जैसा बताया था नीरजा ने वैसे ही किया। अचानक परी के शरीर में जान आ गई। लड़कियों, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम दोनों मेला देखने आई हो। आप तो परी है, पर मूर्ति में कैसे बंध गई? यहाँ तो बहुत भीड़ है, चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। तीनों पेड़ के नीचे आ गई। मैं इस मूर्ति में बरसों से कैद थी। एक बार हमारी परिलोक से बहुत से लोग आए थे, सब तो चले गए, पर जाते जाते एक जादूगर की नजर मुझ पर पड़ गई और उसने मुझे इस मूर्ति में कैद कर दिया था। ये मूर्ति बरसों से एक गोदाम में पड़ी हुई थी। कल ही मुझे वहाँ से निकालकर झाड़ पोंछ कर यहाँ रखा गया। तुम दोनों को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम मेरी मदद अवश्य करोगी। ओहो, हमारे तो भाग्य जग गए कि हमारी मुलाकात परी से हो गई। आप चलिए हमारे घर, वो देखिए यही सामने ही है। मैं फिर कभी आऊंगी। तुम लोगों को क्या तकलीफ है, बेझिझक मुझे बताओ। परी रानी, हम बहुत गरीब है। हमारी माँ ने लोगों के कपड़े सिलकर हमें बड़ा किया।
किसी तरह हम पढ़ लिख रहे हैं। ओहो, ये बात है। परी ने अपने हाथ ऊपर किए तो उसके हाथ में 2 सुनहरे मुकुट आ गए। ये लो मुकुट, तुम दोनों अपने पास रख लो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता होगी इसी मुकुट से बोल दिया करना। बस ये ध्यान रखना कि कोई इसको देखने ना पाए। मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी नीले आकाश में उड़ गई। मंजरी और नीरजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों भागती हुई घर आ गई। माँ, हमारे दुख के दिन चले गए। इतना कहकर वो दोनों ने कमरा अंदर से बंद कर दिया। सुनहरे मुकुट, हमारे पापा को हमसे मिला दो। मुकुट मुकुट, हमें भी इतना पैसा दे दो कि हम अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। वो दोनों जैसे ही अपना कमरा खोलकर बाहर आई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने उनके पापा मनोहर खड़े थे। पापा, अब कहाँ चले गए थे? हम लोग कितनी मुश्किल से जीवन बिता रहे थे। पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हम आपको कितना याद करते थे। हाँ बेटी, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अब मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए अपने बच्चों के पास। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। जरा तुम्हारी मम्मी से तो मिल लूं। पापा अंदर चले गए। माँ अकेले बैठकर सिसक रही थी। मंजरी, सुनहरे मुकुट ने तो हमारी सारी समस्या ही दूर कर दी। माँ बेचारी पिछले 7 सालों से रो रो कर समय काट रही थी ना। हाँ दीदी, अब हम लोगों के जीवन से सारे कष्ट निकल गए। दोनों बहनें दूसरे दिन मेला देखने के लिए पापा से पैसे मांगने चली गई। राजा दिग्विजय सिंह की छोटी रानी अदिति बालक को जन्म देने वाली थी। ये खबर सुनकर पूरे महल में खुशी छा गई। आखिर बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद महल में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। राजा बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी बड़ी रानी सुरम्या। किसी तरह की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने बाहर 1 घंटा लगवा दिया है। उसकी रस्सी तुम्हारे पास है। जब भी रस्सी खींचोगे मैं भागा चला आऊंगा। रानी सुरम्या ने बाहर खड़ी होकर सब सुन लिया था। राजा के जाने के बाद तुरंत कमरे में आई। अदिति, ये घंटा क्यों लगा है? राजा ने कहा है कि कोई परेशानी हो तो बुलाने के लिए। ओहो, जब मेरी राजकुमारी अंशिका पैदा होने वाली थी तब तो घंटा नहीं लगवाया था। शायद राजा को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था। अब वो नहीं है। मैं तो हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रानी अदिति जानती थी कि उनसे बहस करना बेकार है, इसलिए मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो गई। रानी सुरम्या को बहुत बेइज्जती लगी। उसने तुरंत रस्सी हिला दी और घंटा राजा के दरबार में बज गया। रानी सुरम्या वहां से चली गई। राजा तुरंत हाजिर हो गए। रानी अदिति, आपने मुझे बुलाया? मैं अभी अभी तो गया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आखिर आपके कमरे में कौन आया था? रानी अदिति समझ गई थी ये चाल रानी सुरम्या की है, इसलिए वो, मेरी आंख लग गई थी, शायद बिल्ली आ गई हो। राजा चले गए। रानी सुरम्या के जब जी में आता रस्सी खींचकर चली जाती थी और राजा भागते हुए हाजिर हो जाते। रानी सुरम्या राजा का रानी अदिति के प्रति प्रेम देखकर क्रोध से पागल हो जाती। एक दिन, हे राजन, मुझे इस घंटे की आवश्यकता ही नहीं है। इसको कोई और प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप इसे हटवा दीजिए। ठीक है, कल सुबह ही हटवा दूंगा। उसी रात रानी अदिति प्रसव वेदना से तड़पने लगी। उन्होंने बार बार रस्सी खींची, घंटा बजा भी, पर राजा नहीं आए। अनंतः रानी ने एक बालक को जन्म दिया। रानी अदिति स्वर्ग से धार गई। सुबह दासी ने देखा कि बालक के दाहिने हाथ पर एक त्रिशूल बना हुआ है। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा रानी अदिति के विरह में व्याकुल थे। बच्चे को देखने भी नहीं गए। रानी सुरम्या ने उसे दासी को देते हुए कहा, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो। नदी में फेंक दो या जमीन में गाड़ दो। मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। राजा को खबर दी गई कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। दासी ने हुक्म की तामील की। बच्चे को आंसू बहाते हुए जमीन में गाड़ने ले गई। किशन कुम्हार ने दासी को बच्चे को जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। दासी के जाते ही तुरंत वहां गया तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मिट्टी हटाकर बच्चे को गोद में ले लिया। ओह, कितना सुंदर बालक है। इसे जिंदा जमीन में गाड़ना था तो पैदा ही क्यों किया? वो बच्चे को गमछा में लपेटकर घर आ गया। अरे चंपा, कहाँ है तू? ये देख, ईश्वर ने हमें क्या तोहफा दिया।
हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया है, नहीं तो एक बालक मेरी कोख में ना देता। आ देख, ईश्वर ने तेरी सुन ली। चंपा भागती हुई आई। किशन के हाथ में बालक देखकर हैरान और निहाल हो गई। ये कहाँ से ले आए? किसका बच्चा चुरा लाए? किशन ने चंपा से सारी बात बताई। मैं तो ये बच्चे किसी को ना दूंगी, ये मेरा लाल है, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ, तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तू ही इसकी माँ है। मुझे भी कुछ रोटी पानी देगी कि ऐसे ही भूखा चला जाऊं? चंपा ने किशन की थाली में रोटी रख दी और बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने लगी। चेहरा मातृत्व की चमक से आलोकित हो रहा था। मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी है। 10 सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। भगवान कितना दयालु है, हमारी झोली भर दी। जब भी किसी बच्चे को खिलखिलाते और रोती देखती तो कलेजा चीर जाता था उसका। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सोचकर किशन घर के बाहर चला गया और जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे नन्हा बालक जवान हो गया। माता पिता ने उसका नाम हीरा रख दिया था। 16 साल का बालक मिट्टी के बर्तन बनाने में पिता की सहायता करता। एक बार अपने पिता से मिट्टी का एक घोड़ा बनवाया और तालाब के किनारे जाकर खेलने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद घायल कबूतर उसके सामने आकर गिर पड़ा। ओह, कितना खून बह रहा है। हीरा ने तालाब से पानी लाकर उसके पंख साफ किए, उसको पानी पिलाया और अपने घर ले आया। उसको दूध पिलाकर नरम कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर सुला दिया। उस दिन हीरा सोया तो सपने में एक परी आई। हीरा, उठकर बैठो, मैं एक परी हूँ, तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरा चौंक कर उठ गया। परी सामने खड़ी थी, लेकिन कबूतर गायब हो गया था। जाओ देखो, उसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाओ, वहाँ एक परियों का सिंहासन है जो हीरे, मोती और रत्नों से जड़ा है। उस सिंहासन पर सिर्फ किसी देश का राजकुमार ही बैठ सकता है। हीरा ने उठकर ये बात अपने पिता से बताई। सुबह उठकर दोनों तालाब के किनारे गए। परी की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो सचमुच वहाँ धुलधुसरित एक सिंहासन पड़ा था। लाओ, मैं साफ कर देता हूँ। उसने अपने गमछे से उस सिंहासन को पोंछकर चमका दिया। दोनों के उठने से वो उठ नहीं रहा था। दूसरे लोगों को बुलाया गया। सबने मिलकर सिंहासन उसके घर पहुंचाया। जरा मैं बैठकर देखता हूँ इस सिंहासन पर। वो जैसे ही उस पर बैठा, उसे बिजली के करंट सा झटका लगा और वो नीचे गिर गया। बारी बारी से सब उस पर बैठे, पर सब गिर गए। हीरा, एक बार तुम बैठकर देखो। हीरा जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी और सिंहासन जगमगाने लगा। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। मैं भी उस सिंहासन और उस सिंहासन वाले लड़के को देखना चाहता हूँ। राजा अपने सिपाहियों के साथ किशन के घर आए। क्यों भाई, ये क्या सुन रहा हूँ? कैसा सिंहासन, कैसा सपना, और कौन राजकुमार? हीरा ने बड़े साहस से राजा को कबूतर से लेकर अपने सपने वाली पूरी घटना राजा को बताई। अचानक राजा की नजर हीरा की अधखुली भुजा पर गई। त्रिशूल का निशान देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें याद आया कि उनकी मुंह लगी दासी ने एक बार बच्चे का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी दाहिने भुजा में त्रिशूल का निशान है। ये निशान कैसा है? ये तो पैदा होने के समय से ही है महाराज। मंत्री जी, जरा आप इस सिंहासन पर आप बैठिए। मंत्री जी बैठते ही उछल पड़े। राजा ने हीरा को सिंहासन पर बिठाने का आदेश दिया। हीरा के बैठते ही ऊपर से फूल बरसने लगे। सिंहासन जगमगा उठा। किशन, सच बताओ, ये बालक किसका है? हुजूर, हमें तो ये बालक जमीन में गड़ा हुआ मिला था। इसके रोने की आवाज सुनकर हम मैं इसे निकाल कर लाया था। राजा चुपचाप वहाँ से चले गए। महल में पहुंचकर रानी सुरम्या से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उन्हीं का पुत्र है। राजा ने किशन और चंपा को बुलाया। किशन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने हमारा वंश डूबने से बचा लिया। ये बच्चा हमारा ही है। तुमने परी की बात का प्रमाण देख तो लिया है। हीरा के अतिरिक्त सिंहासन किसी को बैठने नहीं देता है।
तुम मेरे राजकुमार को लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हुजूर, हम अपने बच्चे के बिना कैसे रहेंगे? मैंने तुम्हारे लिए राजमहल के बगल वाला महल व्यवस्थित करवाया है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही रहेगा, पर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमारी आंखों के सामने रहे तो मुझे संतोष हो जाएगा। किशन और चंपा बहुत प्रसन्न हुए। रानी सुरम्या को इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए देश निकाला दे दिया गया। परियों के सिंहासन ने राजकुमार हीरा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया।